गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे रमन प्रभाव का क्वांटम जो सिद्धांत है उसके बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सरल आवर्त दोलक। सरल आवर्त जो दोलक होता है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो यहाँ से जो सरल आवर्त दोलक है, सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है, ये क्या होता है, इसका मैथमेटिकल जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ से ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सरल आवर्त दोलक के बारे में। तो देखिए, सरल आवर्त जो दोलक होता है इसमें हम एक द्विपरमाणु अणु लेते हैं। सरल आवर्त जो दोलक होता है इसको समझने के लिए हम कैसा अणु लेते हैं, द्विपरमाणु अणु मॉडल लेते हैं। और वो जो द्विपरमाणु हम लेते हैं वो हार्मोनिक दोलक की भांति क्या करता है, यहाँ पे व्यवहार करता है। और द्विपरमाणु जो अणु है उसकी जो गति होती है उसको किसकी गति के समान माना जाता है, सरल आवर्त जो दोलक होता है उसकी गति के समान यहाँ पे माना जाता है। और सरल आवर्त जो दोलक होता है उसमें हुक के नियम के अनुसार, कौन सा नियम, हुक का जो नियम है वो नियम क्या कहता है कि प्रत्यानयन बल का जो मान है लगने वाले विस्थापन बल के यहाँ पे समानुपाती होता है। तो सरल आवर्त दोलक में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, सरल आवर्त जो दोलक है ये द्विपरमाणु अणु मॉडल पर आधारित होता है। ये सरल हार्मोनिक दोलक की तरह व्यवहार करता है। और द्विपरमाणु अणु की जो गति होती है सरल आवर्त दोलक की गति के समान इसकी गति मानी जाती है। और हुक के नियम के अनुसार इसमें जो प्रत्यानयन बल का मान होता है, प्रत्यानयन बल का जो मान होता है ये विस्थापन के यहाँ पे क्या पाया जाता है, समानुपाती पाया जाता है, प्रोपोर्शनल यहाँ पे पाया जाता है। अब यहाँ से देखिए, जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, सरल आवर्त जो दोलक है, इसको समझने के लिए हम एक द्विपरमाणु अणु लेते हैं। और द्विपरमाणु अणु अपन ने यहाँ पे इस प्रकार से लिया। और द्विपरमाणु अणु के रूप में हम यहाँ पे दो गेंद ले लेते हैं। ये दो गेंद हमने यहाँ पे ली और इन दोनों गेंदों को के केंद्र जो बिंदु है इनको स्प्रिंग की सहायता से हम क्या कर देते हैं, अटैच यहाँ पे हम इनको कर देते हैं। तो इसको ध्यान से समझना इस डायग्राम को। अगर ये डायग्राम आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो यहाँ से आप सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर है इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया सरल आवर्त जो दोलक है, सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे दो गेंद लेते हैं। और दोनों जो गेंद हैं इनके केंद्र बिंदुओं को हम स्प्रिंग की सहायता से अटैच कर देते हैं। और यहाँ से इन दोनों के मध्य में जो ये डिस्टेंस है, इन दोनों के मध्य में ये जो दूरी का मान है इसको मैं आर ई से डिनोट कर रहा हूँ। किससे डिनोट कर रहा हूँ, आर ई, ये ई है यहाँ पे, आर ई से डिनोट कर रहा हूँ। ई का मतलब यहाँ पे होता है इक्विब्रिलियम स्टेट। कौन सी स्टेज, इक्विब्रिलियम स्टेट, साम्य अवस्था। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन होती है ये इसकी साम्य अवस्था हो गई। साम्य अवस्था, और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इक्विब्रिलियम स्टेज। इक्विब्रिलियम को मैं EQ से दर्शा रहा हूँ और ये क्या हो गया, स्टेज। तो सबसे पहले यहाँ पे सरल आवर्त जो दोलक है इसको समझने के लिए
दो गेंद लेते हैं, इन दोनों गेंदों को स्प्रिंग की सहायता से अटैच कर देते हैं और ये जो दोनों गेंदें हैं ये प्रारंभ में साम्य अवस्था की स्थिति में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस का मान है वो कितना है, आर ई। यहाँ पे इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस का मान है। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर हुक का नियम अप्लाई होता है और हुक के नियम के अनुसार यहाँ पर जो प्रत्यानयन बल का मान लगता है वो विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ पर ये जो गेंद है साम्य अवस्था की स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ फोर्स इनके मध्य में आरोपित करता हूँ, तो इनके मध्य में फोर्स आरोपित करने के कारण यहाँ से इसका जो प्रत्यानयन बल होगा वो विस्थापन के यहाँ से समानुपाती हो जाएगा। अर्थात जितना यहाँ पे इस पे हम बल लगाएंगे उसके कारण जो विस्थापन का मान होगा, उस विस्थापन का जो ये मान है, ये प्रत्यानयन जो बल यहाँ से उत्पन्न होगा उसके क्या हो जाता है, उसके यहाँ से प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ से जैसे ही हम इस पर बल लगाते हैं तो ये जो गेंदें थी, ये गेंदें अपनी पोजीशन से क्या हो जाती हैं, विस्थापित हो जाती हैं और इस प्रकार से इनके मध्य की जो डिस्टेंस है उसका मान यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। तो इनके विस्थापन को हम यहाँ से इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ये जो दो गेंदें थी, इन दोनों गेंदों के मध्य में क्या हो गया, यहाँ पे विस्थापन उत्पन्न हो गया और यहाँ पे इन दोनों गेंदों के मध्य की जो डिस्टेंस है इसका जो मान है वो हम मान लेते हैं कितना है, इन दोनों के मध्य में जो डिस्टेंस है उसका मान इस आर है। अब यहाँ से ये जो गैप है, ये इधर जो ये विस्थापन हुआ है, इस विस्थापन का मान यहाँ पे x1 है, इस विस्थापन का मान कितना है, x1 है और इधर दूसरी गेंद में जो विस्थापन हुआ है इसका मान यहाँ पे क्या है, x2 है। और यहाँ पर ये जो गेंद हैं, ये जो गेंद विस्थापित हुई है, यहाँ पे विस्थापित होने के कारण यहाँ पर एक फोर्स कार्य करता है जिसको मैं कैपिटल आर से दर्शा देता हूँ। कैपिटल आर का मतलब यहाँ पे होता है रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स इन दोनों के मध्य में यहाँ पर कौन सा फोर्स कार्य करता है, रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग जो फोर्स है इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर रीस्टोरिंग जो फोर्स होता है, प्रत्यानयन जो बल होता है, प्रत्यानयन बल का काम क्या होता है, ये जो दोनों जो गेंद हैं इनमें जो यहाँ पे विस्थापन उत्पन्न हुआ है x1 एंड x2, इसको ये अपनी मूल अवस्था में प्रत्यानयन बल का काम क्या है, गेंदों में जो विस्थापन हुआ है और विस्थापन के कारण इनकी जो डिस्टेंस है आर ई से बढ़कर आर हो जाती है। इस डिस्टेंस आर को ये मेंटेन रखने के लिए, अर्थात इसको अपनी मूल अवस्था आर ई में लेकर आने के लिए इन दोनों के मध्य में एक बल यहाँ पे कार्य करता है और इस बल को ही हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि द्विपरमाणु जो अणु होते हैं, इसमें परमाणु जो होते हैं उसी प्रकार से जुड़े होते हैं जिस प्रकार से दो गेंद एक स्प्रिंग की सहायता से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। और ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे, ये कौन से नियम की पालना करती है, यहाँ पे हुक का जो नियम होता है, हुक के नियम की ये यहाँ पे क्या करती हैं, पालना करती हैं। और हुक का जो नियम है वो क्या कहता है, यदि किसी बल द्वारा यहाँ पे कोई भी हम बल लगाएंगे, यदि किसी बल द्वारा गेंदों को उसकी साम्य अवस्था से विस्थापित कर दिया जाए तो प्रत्यानयन बल इस प्रकार से कार्यशील रहता है कि स्प्रिंग साम्य अवस्था में आने का प्रयास करता ही है। एक बार दोबारा से सुनिए इसको।
हुक का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि किसी बल द्वारा गेंदों को उसकी साम्य अवस्था से, ये साम्य अवस्था जो थी, इस साम्य अवस्था से विस्थापित कर दिया जाए तो प्रत्यानयन बल इस प्रकार से कार्यशील रहता है कि जो स्प्रिंग हैं उनको ये अपनी साम्य अवस्था में लाने का क्या करता है? प्रयास करता है। अर्थात दूसरे रूप में हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हुक का जो नियम है ये कहता है कि प्रत्यानयन जो बल होता है उसका जो मान होता है वो विस्थापन के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ से हुक के नियम के अनुसार यहाँ से प्रत्यानयन जो बल का मान है, प्रत्यानयन जो बल है उसका जो मान है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। इसलिए यहाँ से ये स्प्रिंग को अपनी मूल अवस्था में लाने का क्या करता है? प्रयास करता है। और यहाँ से जो ये गेंदें हैं इनकी जो नई कंडीशन है वो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाती है। और इनके मध्य में जो ये डिस्टेंस है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस है इनके मध्य में, इसका मान यहाँ पे क्या होगा? इसका मान यहाँ पे x1 होगा। और इधर वाली जो डिस्टेंस है इसका मान यहाँ पे क्या होगा? x2 यहाँ पे पाया जाएगा। सेकंड वाली जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं तनन अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं इसको हम तनन अवस्था के नाम से जानते हैं। तनन अवस्था, और तनन जो अवस्था होती है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग स्टेज। और स्ट्रेचिंग को मैं ऐसे दर्शा रहा हूँ और स्टेज को मैं स्ट्रेचिंग को ऐसे दर्शा दिया मैंने, और स्टेज को भी मैं किससे दर्शा रहा हूँ? ऐसे। तो यहाँ से सेकंड जो पोजीशन है इसकी तनन अवस्था कहलाती है, स्ट्रेचिंग स्टेज कहलाती है। थर्ड जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं संपीड़न अवस्था। थर्ड जो कंडीशन है इसको हम क्या कहते हैं? संपीड़ित अवस्था कहते हैं। और संपीड़न जो होता है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंप्रेशन, और ऐसे हो गया स्टेट। तो संपीड़न जो अवस्था है इसको हम किससे दर्शाते हैं? ऐसे यहाँ पे इसको हम दर्शाते हैं। तो इसका ये डायग्राम था, इम्पोर्टेंट डायग्राम है। यहाँ से अगर ये डायग्राम आपको ध्यान है तो यहाँ से आप सरल आवर्त दोलक जो होता है, सिंपल आवर्त जो दोलक होता है, इसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ से एक बार पुनः देख लीजिए आप। सरल आवर्त जो दोलक होता है इसको समझने के लिए हम दो स्प्रिंग लेते हैं, दो गेंद लेते हैं, इन दोनों को स्प्रिंग की सहायता से अटैच कर देते हैं। इन दोनों के मध्य की दूरी को आरी से डिनोट करते हैं। और ये जो पोजीशन होती है इसकी साम्य अवस्था की स्थिति होती है। कुछ समय पश्चात हम यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है इस पर कुछ बल कार्य करते हैं, बल यहाँ पे लगाते हैं। बल यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ से ये जो स्प्रिंग थी इसकी डिस्टेंस के मान में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात विस्थापन यहाँ पे हो जाता है। और विस्थापन होने के कारण यहाँ से इन दोनों गेंदों की साम्य अवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है। और ये कौन सी अवस्था में आ जाती हैं? तनन अवस्था में यहाँ से आ जाती हैं, स्ट्रेचिंग स्टेज में ये आ जाती हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात यहाँ पर एक फोर्स कार्य करता है, रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन फोर्स। और प्रत्यानयन फोर्स का काम क्या है? ये तनन अवस्था से गेंदों को पुनः अपनी मूल अवस्था, साम्य अवस्था में लाने का क्या करता है? प्रयास करता है। इसके बाद आपको यहाँ से बताना है कि प्रत्यानयन जो बल होता है हुक के नियम के अनुसार विस्थापन के यहाँ पे क्या होता है? समानुपाती होता है। और जैसे ही यहाँ पे हम हुक का नियम अप्लाई करते हैं तो ये अपनी पुनः मूल अवस्था में आ जाते हैं। ये जो डिस्टेंस है क्या कहलाती है? x1। ये जो डिस्टेंस है क्या कहलाती है? x2। और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? संपीड़न अवस्था के नाम से जानते हैं, कंप्रेशन स्टेट के नाम से इसको जानते हैं।
इसके बाद में देखिए सरल आवर्त जो दोलक होता है, इसके मैथमेटिकल फॉर्मेशन की मैं यदि यहाँ बात करूँ, इस डायग्राम के नीचे आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, दो गेंदों और कमानी का कंपायमान तंत्र। अब इसके बाद में यहाँ से हम ये जो सरल आवर्त जो दोलक है, सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर है, इसके मैथमेटिकल फॉर्मेशन की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए हुक का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग, हुक के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हुक के नियम अनुसार हुक के नियमानुसार यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था प्रत्यानयन बल का जो मान है वो विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन इन दोनों की दिशा आपस में क्या होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ से सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है, सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हुक के नियमानुसार F का जो मान है, प्रत्यानयन बल का जो मान है वो प्रोपोर्शनल होता है -x के। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ से हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं। F इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, -kx हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F क्या कहलाता है, देखिए यहाँ पे F क्या कहलाता है, F यहाँ पे प्रत्यानयन बल कहलाता है, रिस्टोरिंग फोर्स इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे F जो है, यहाँ पे F जो है वो क्या कहलाता है, रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। और रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल के नाम से इसको हम जानते हैं। कौन सा बल कहलाता है यहाँ पे, प्रत्यानयन बल। इसके बाद में x यहाँ पे क्या कहलाता है, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। x यहाँ पे विस्थापन कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसके बाद k यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। k क्या कहलाता है यहाँ, फोर्स कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं बल नियतांक। कौन सा नियतांक कहलाता है, ये बल नियतांक यहाँ पे कहलाता है। और यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर सेकंड था, इस इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है, ये ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, प्रत्यानयन बल की जो दिशा है, यहाँ पे बता रहा है कि प्रत्यानयन बल की जो दिशा होती है वो विस्थापन के क्या पाई जाती है, अपोजिट यहाँ पे पाई जाती है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम यहाँ से कह सकते हैं कि हुक के नियमानुसार रिस्टोरिंग फोर्स का जो मान होता है, प्रत्यानयन जो बल का मान होता है, वो विस्थापन की प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इनकी जो दिशा होती है वो आपस में क्या होती है, अपोजिट यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ से K जो है वो स्प्रिंग की कठोरता को यहाँ से दर्शाती है। और स्प्रिंग की कठोरता का मतलब यहाँ पे होता है स्प्रिंग का रासायनिक जो बंधन होता है उसके मान को ये यहाँ पे दर्शाती है। अब इसके बाद देखिए इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कंपन करता हुआ जो अणु है उसके परमाणु की जो नाभिक है वो साम्य दूरी से, साम्य जो दूरी थी, यहाँ देखिए मैंने आपको डायग्राम में बताया था, इसकी जो साम्य दूरी थी RE, RE से अब ये क्या नई स्थिति R को ग्रहण कर लेता है।
तो इसमें क्या बताया मैंने, कंपन करता हुआ जो अणु है परमाणु की नाभिक आरी से नई स्थिति किसको ग्रहण कर लेता है, आर को यहाँ से ग्रहण कर लेता है। और यह भी हम मान लेते हैं कि जो बंधित दोनों परमाणु हैं उनके द्रव्यमान, एक परमाणु ए जो है इसका द्रव्यमान स्मॉल m1 है और इसका जो द्रव्यमान है वो हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल m2 है। तो यहाँ पे परमाणु पर जो कार्यरत बल का मान होगा, प्रत्यानयन बल का जो मान होगा, उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको देखिए आप यहाँ से। तो यहाँ से मैंने आपको बताया इसका जो द्रव्यमान था उसको मैंने क्या मान लिया, स्मॉल m1 लिया और इसके द्रव्यमान को मैंने क्या लिया, स्मॉल m2 यहाँ पे इसके द्रव्यमान को मान लिया। तो यहाँ से देखिए क्या लिखोगे आप, एक परमाणु पर कार्यरत प्रत्यानयन बल, एक परमाणु पर कार्यरत रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ और फोर्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, एफ से। तो एक परमाणु पर जो कार्यरत प्रत्यानयन बल का मान होगा वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, F इक्वल टू, आप सभी को पता है F इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, एम ए होता है। F इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, F इक्वल टू एम ए होता है। और A जो है यहाँ पे क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ये यहाँ पे क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यहाँ से A जो है इसको मैं किस प्रकार से रिटर्न कर सकता हूँ, F इक्वल टू, फर्स्ट परमाणु के लिए हम ले रहे हैं यहाँ से, तो ये m1 हो गया। त्वरण के मान को हम किस प्रकार लिखते हैं, d2 बाई dt स्क्वायर। और यहाँ से फर्स्ट जो परमाणु है इसके मध्य की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से r1 मान लेते हैं। फर्स्ट जो परमाणु है उसके मध्य की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, r1 मान लेते हैं। और यहाँ से इसका जो मान होगा ये kx के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, kx माइनस kx के क्या होता है, इक्वल होता है। और x का जो मान है, x यहाँ पे क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ से जो ये इक्वेशन है ये कौन सी फॉर्म में बन जाएगी, F इक्वल टू m1, ये क्या हो गया, d2 r1 बाई यहाँ से क्या हो गया, dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के। और x का जो मान है, डिस्प्लेसमेंट का जो मान है, यहाँ से डायग्राम में देखिए इसका जो मान है, ये जो डिस्टेंस है r, इसमें से मैं यदि r को घटा देता हूँ तो ये x का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, F इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, m1 d2 r1 बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के, और ये क्या हो गया r माइनस, और ये क्या हो गया r e। इक्वेशन नंबर कौन सा हमें प्राप्त हुआ, इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे F प्रोपोर्शनल टू क्या किया, सबसे पहले हमने सरल आवर्त जो दोलक है इसमें F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स किया, इक्वेशन फर्स्ट। देन नेक्स्ट F इक्वल टू माइनस के एक्स, इक्वेशन सेकेंड। हेयर F इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, x डिस्प्लेसमेंट एंड k फोर्स कांस्टेंट। अब फर्स्ट परमाणु पर कार्यरत हमने बल निकाला, F इक्वल टू एम ए, यहाँ पे त्वरण कहलाता है। F इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, m1, एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, d2 बाई dt स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से r1, और इसका जो मान है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से माइनस का k, x के इक्वल होता है। और x यहाँ पे क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ से F इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, m1
डे टू आर वन बाई डे टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के एक्स के स्थान पे यहाँ पे हमने क्या पुट किया, आर माइनस आर ई, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी प्रकार से हम दूसरे परमाणु के लिए कार्यरत प्रत्यानयन बल को हम निकाल सकते हैं। तो दूसरे परमाणु के लिए यहाँ से क्या होगा, दूसरे परमाणु पर कार्यरत रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स का जो मान है दूसरे परमाणु पर, उसका मान यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, F इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, m2 हो गया, ये क्या हो गया, d2 हो गया, डिस्टेंस क्या होगी, r2 होगी, बाई क्या हो गया, dt स्क्वायर हो गया, इक्वल टू माइनस के हो गया, x के स्थान पे r माइनस आर ई हो गया। तो यहाँ से द्वितीय जो परमाणु है उसके कारण यहाँ से कार्यरत जो प्रत्यानयन बल का मान है, हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, F इक्वल टू m2 d2 r2 बाई डी टी स्क्वायर माइनस के आर माइनस आर ई। इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर कौन सा है, 4 है। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर जो थर्ड और 4 हमें प्राप्त हुआ है, इससे यहाँ से हम r1 और r2 का मान देखते हैं। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, हम जानते हैं कि ये मान आपको ध्यान रखना है, R1 का जो मान है इक्वल होता है। अब यहाँ पे R1 ले रहे हैं तो ऊपर M2 ले लेना आप, M2 बाई ये क्या हो जाएगा, यहाँ से M1 प्लस M2, रिड्यूस मास हो गया इसको, और यहाँ से डिस्टेंस को मैं R से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, R1 का जो मान है वो किसके इक्वल होता है, M2 बाई M1 प्लस M2 डॉट R। इसी प्रकार में R2 का मान निकालो तो यहाँ पे M1 हो जाएगा, ये M1 बाई क्या हो गया, M1 प्लस क्या हो गया, M2 और डॉट क्या हो गया, R। तो यहाँ से ध्यान रखना है आपको, R1 और R2 का मान यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, R1 इक्वल टू हमें प्राप्त होता है, R1 यदि हम ले रहे हैं तो M2 पर ले लेना, R2 ले रहे हो तो M1 ले लेना, और डॉट यहाँ मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, R। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ, R1 इक्वल टू M2 बाई M1 प्लस M2 डॉट R, R2 इक्वल टू M1 बाई M1 प्लस M2 डॉट R। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर हो गया यहाँ से 5, और ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 6। अब इसके बाद R1 और R2 के जो मान हमने प्राप्त किए हैं, इन दोनों मानों को इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नंबर जो 4 हमने प्राप्त किया है, इनमें यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, R1 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में, एंड R2 का मान समीकरण 4 में रखने पर R1 का मान समीकरण R1 का मान समीकरण 3 में, तथा R2 का मान समीकरण 4 में रखने पर R1 का मान इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कीजिए, एंड R2 का जो मान है इक्वेशन नंबर फोर्थ में यहाँ से पुट कीजिए।
तो यहाँ से जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू M1 M2 बाई क्या हो गया यहाँ से M1 प्लस क्या हो गया M2 डे टू R बाई ये क्या हो गया यहाँ से dt स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा माइनस के R माइनस और ये आर ई। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो हमें ये प्राप्त हुआ F इक्वल टू M1 M2 बाई M1 प्लस M2 डे टू R बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के R माइनस आर ई। इस इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन कह सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर यहाँ से हमारा हो गया 7। इसके बाद में नेक्स्ट जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा यहाँ से F इक्वल टू M1 F इक्वल टू M1 M2 बाई M1 प्लस M2 डे टू R बाई dt स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा माइनस के R माइनस आर ई। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया यहाँ से इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो 7 और 8 प्राप्त हुआ है यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि डे टू R बाई dt स्क्वायर इसका जो मान है ये इक्वल होता है, इसको हम इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं डे टू R माइनस आर ई बाई dt स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, चूँकि हम डे टू R बाई dt जो स्क्वायर है इसको किस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं डे टू R माइनस आर ई बाई dt स्क्वायर। इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, चूँकि यहाँ से क्या रिटर्न करोगे R माइनस आर ई R माइनस आर ई जो है इसको हम x के इक्वल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एंड चूँकि R माइनस आर ई इक्वल टू एक्स एंड x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 जो है इसको हम किसके इक्वल रिप्रेजेंट करेंगे x के। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ से डे टू R बाई ये क्या हो गया dt स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ डे टू x बाई dt स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ डे टू R बाई dt स्क्वायर इक्वल टू डे टू x बाई dt स्क्वायर। अब इसके बाद आपको यहाँ से क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन 7 एंड 8 से, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 इक्वेशन 7 एंड 8 से आप यहाँ से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, F इक्वल टू यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हो M1 M2 बाई M1 प्लस M2 डे टू x बाई dt स्क्वायर
और इक्वल टू माइनस किसके प्राप्त हुआ हमें, के एक्स के। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुआ एक्स इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया, 9। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से 8 इक्वेशन को हम किस प्रकार से रिटर्न करेंगे, f इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया m1 m2 बाई m1 प्लस m2 और ये क्या हो गया d2x बाई यहाँ से क्या हो गया dt स्क्वायर, और इसका जो मान है वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ से माइनस का के एक्स के यहाँ से इक्वल हो गया। ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 10 हो गया। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे पता है कि जो रिड्यूस मास होता है, समानित जो द्रव्यमान होता है उसको हम यहाँ से म्यू से डिनोट करते हैं। समानित जो द्रव्यमान होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, इसको समानित द्रव्यमान, इसको मैं बोल दूँ रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड जो मास होता है इसको हम क्या कहते हैं, समानित द्रव्यमान कहते हैं। समानित द्रव्यमान कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त होता है m1 m2 बाई, इसमें किसका भाग लगाते हैं, m1 प्लस m2 का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो यहाँ से हमें जो रिड्यूस मास प्राप्त होता है, रिड्यूस मास म्यू इक्वल टू हमें यहाँ से प्राप्त होता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2। इस प्रकार यहाँ से इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 जो हैं इसको किस प्रकार से यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके नीचे क्या लिख सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10 वी रिटर्न एज इसको हम इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं। f इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, ये म्यू हो गया, यहाँ से म्यू हो गया, ये क्या हो गया d2x बाई ये क्या हो गया यहाँ से dt स्क्वायर, और इसका जो मान है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस के एक्स के इक्वल हो गया। या यहाँ से हम क्या रिटर्न कर सकते हैं इसको, और इसको मैं किस प्रकार से रिटर्न कर सकता हूँ, यहाँ से मैं f का मान निकालता हूँ। f इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा d2x बाई ये क्या हो गया dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई ये म्यू को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ और ये क्या हो गया x। तो यहाँ से जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, f इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का k बाई म्यू डॉट x, और k बाई म्यू का जो मान है यहाँ पे किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के यहाँ पे इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, चूँकि के बाई जो म्यू है इसका जो मान है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के क्या होता है यहाँ पे इक्वल होता है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को मैं किस प्रकार से रिटर्न कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको d2x बाई dt स्क्वायर
इक्वल टू माइनस क्या प्राप्त हुआ हमें, ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राप्त हुआ। इस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को इधर लीजिए तो ये क्या हो गया, d2x/dt स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, शून्य। यहाँ से मान प्राप्त होता है। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो जाएगा, 11। ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 11। इक्वेशन नंबर जो 11 है यही क्या कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, अर्थात सरल आवर्त जो दोलक होता है उसका समीकरण यहाँ पे कहलाता है। तो यहाँ इसके नीचे आप क्या रिटर्न कर सकते हो, यहाँ समीकरण 11, यहाँ समीकरण 11 सिंपल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर सरल आवर्त दोलक सरल आवर्त दोलक का समीकरण कहलाता है। यहाँ पे जो समीकरण 11 हमें प्राप्त हुआ है ये क्या कहलाता है, सरल आवर्त दोलक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का समीकरण यहाँ पे कहलाता है। अब इसके बाद में देखिए ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है इस इक्वेशन को और आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कंपन की जो आवृत्ति होती है, कंपन की जो आवृत्ति होती है उसको हम निम्न प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं। कंपन की आवृत्ति को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, कंपन की आवृत्ति म्यू का जो मान है वो इक्वल टू हमें प्राप्त होता है ω/2π। कंपन की आवृत्ति म्यू का जो मान है वो हमें किसके इक्वल प्राप्त होता है, ω/2π के इक्वल प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का जो मान है अभी आपने निकाला था, ओमेगा स्क्वायर का जो मान है वो किसके इक्वल होता है, k/μ के इक्वल होता है। इसलिए यहाँ से मैं यदि ओमेगा का मान निकालूं तथा यहाँ से ओमेगा का जो मान है वो किसके इक्वल हो जाएगा, k/, यहाँ से म्यू के इक्वल हो जाएगा, और इसका जो मान है वो किस में आएगा, रूट में। तो यहाँ से ओमेगा का जो मान है वो हमें कितना प्राप्त हुआ, √k/μ में प्राप्त हुआ। इसको इक्वेशन में दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन 12 हो गया। तो इक्वेशन 12 में ओमेगा का मान पुट करने पर पुट दी वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 12 था। इन इक्वेशन 12 वी गेट ओमेगा का मान इक्वेशन नंबर जो 12 है इसमें पुट कीजिए। यहाँ से हमें क्या मान प्राप्त होगा, म्यू इक्वल टू हमें यहाँ से प्राप्त होगा 1/2π रूट, और ये क्या हो गया यहाँ से k/μ।
तो यहाँ से जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ वो क्या इक्वेशन प्राप्त हुआ, म्यू का जो मान है वो हमें प्राप्त हुआ 1/2π√k/μ। और कंपन की जो आवृत्ति, यहाँ से आप ध्यान रखना, ये क्या है यहाँ पे म्यू क्या है, ये म्यू क्या है यहाँ पे कंपन की आवृत्ति। यहाँ पे म्यू जो है कंपन की आवृत्ति है, और कंपन की जो आवृत्ति है इसको हम तरंग संख्या के रूप में यदि इसको हम डिनोट करें, तो तरंग संख्या के रूप में इसको डिनोट करने के लिए यहाँ से हम इसको म्यू बार के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तरंग संख्या को। और तरंग संख्या का जो मान है वो हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, यदि हम कंपन की जो आवृत्ति है इसमें c का हम यहाँ से भाग लगा देते हैं तो हमें यहाँ से तरंग संख्या का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ से तरंग संख्या में इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, तरंग संख्या और तरंग जो संख्या है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे। और म्यू बार का मान हमें कब प्राप्त होगा, जब म्यू में मैं किसका भाग लगा देता हूँ, म्यू में मैं c से डिवाइड कर देता हूँ, प्रकाश का जो वेग होता है उससे डिवाइड कर देता हूँ, और इसका जो मान है वो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ से म्यू बार इक्वल टू म्यू बाई सी। और इसका जो मान प्राप्त होगा हमें वो किस में प्राप्त होगा, सेमी इनवर्स में प्राप्त होगा। तो यहाँ से मैं यदि इसके लिए म्यू बार रिप्रेजेंटेशन करूँ तो म्यू बार इक्वल टू यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, इसको 1 क्या हो गया, ये 1/2π किससे भाग लगाओगे, c से भाग लगाओगे, 2πc रूट में क्या आएगा, यहाँ से क्या था k/μ। और इसका जो मान है यहाँ से ये जो मान प्राप्त हो रहा है, ये मान प्राप्त हुआ हमें म्यू बार इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 1/2πc√k/μ। और ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है ये मान किस में प्राप्त होगा, हमें यहाँ से सेमी इनवर्स में यहाँ पे ये मान प्राप्त होता है। तो देखिए अभी तक हमने यहाँ तक क्या क्या अध्ययन किया है आज की क्लास में। सबसे पहले मैंने आपको बताया सरल आवर्त जो दोलक होता है, सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है वो क्या होता है, कौन से नियम पर ये आधारित होता है। उसके बाद में सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर था इसको समझने के लिए हमने डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन किया। इस डायग्राम के माध्यम से हम आसानी से सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया, इसके बाद ये डायग्राम हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था हुक का जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग F प्रोपोर्शनल होता है -x के, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट इसके बाद में ये बताया मैंने यहाँ पे x क्या कहलाता है, k यहाँ पर क्या कहलाता है। इसके बाद में यहाँ से हमने प्रथम जो गेंद है उस पर लगने वाले प्रत्यानयन बल का मान निकाला। और यहाँ से हमें F इक्वल टू m1d2r1/dt² इक्वल टू माइनस का k r-re प्राप्त हुआ, इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट इसके बाद में हमने यहाँ पे दूसरा जो परमाणु है उस पर कार्यरत बल का मान निकाला। इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राप्त हुआ F इक्वल टू m2d2r2/dt² इक्वल टू माइनस के r-re। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ से हमने बताया कि r1 का जो मान है वो m2/m1 प्लस m2.r के इक्वल होता है, एंड r2 का जो मान है m1/m1 प्लस m2.r के इक्वल होता है। नेक्स्ट इसके बाद r1 और r2 का जो मान था ये हमने इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में रख दिया।
इक्वेशन इसके बाद में हमें कौन सा प्राप्त हुआ, इक्वेशन 7 प्राप्त हुआ एंड इक्वेशन 8 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट इसके बाद में हमने यहाँ से d2r/dt² का जो मान है वो क्या बताया कि किसके इक्वल होता है, d2r - re/dt² के इक्वल होता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि यहाँ से r - re जो है इसको x के इक्वल रख लेते हैं और x1 + x2 का जो मान है x हो जाता है। तो यहाँ से d2r/dt² का जो मान है वो किसके इक्वल हो जाता है, d2x/dt² के इक्वल हो जाता है। इक्वेशन नंबर 7 और 8 से यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो रिड्यूस मास होता है, रिड्यूस मास को हम म्यू से रिप्रेजेंटेशन करते हैं और म्यू का जो मान है वो किसके इक्वल होता है, m1 m2/m1 + m2 के इक्वल होता है। अब यहाँ से इक्वेशन 9 और 10 को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इक्वेशन 9 और 10 जो है इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f = म्यू d2x/dt² इक्वल टू माइनस का kx। और इसको हम और किस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं, जो म्यू था, म्यू को मैंने के नीचे लेके गया यहाँ से, तो हमें यहाँ से f = प्राप्त हुआ d2x/dt² इक्वल टू माइनस का k/μx। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि k/μ का जो मान है वो ω² के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ से d2x/dt² का जो मान है वो किसके इक्वल हो जाता है, -ω² के इक्वल हो जाता है। और -ω² जो x है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन प्राप्त होता है d2x/dt² + ω²x = 0। इक्वेशन नंबर 11। यहाँ इक्वेशन नंबर 11 जो हमें प्राप्त हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सरल आवर्त जो दोलक होता है उसका ये समीकरण कहलाता है। इसके बाद में हमने और इसको आगे हल किया इस इक्वेशन को। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि कंपन की जो आवृत्ति होता है, कंपन की जो आवृत्ति होता है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपन की आवृत्ति को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू का जो मान होता है वो किसके इक्वल हमें प्राप्त होता है, ω/2π के इक्वल हमें इसका मान प्राप्त होता है। इसके बाद में आपको ये पता है कि ω² का जो मान है वो किसके इक्वल होता है, k/μ के इक्वल होता है। इसलिए यहाँ से मैंने ओमेगा का मान कैलकुलेट कर लिया और ओमेगा का जो मान है वो हमें कितना प्राप्त होता है, k/μ का क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। अब ओमेगा का जो मान हमें प्राप्त हुआ था, इस मान को हम इक्वेशन नंबर 12 जो है उसमें हम रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त होता है μ = 1/2π √k/μ। म्यू का मान हमें प्राप्त हो गया और म्यू यहाँ पे क्या कहलाता है, कंपन की आवृत्ति को यहाँ पे हम म्यू के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने इसको कंपन की जो आवृत्ति है इसको तरंग संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया और तरंग संख्या जो है इसको हम म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू बार का जो मान है हमें किस प्रकार प्राप्त होता है, म्यू जो है कंपन की जो आवृत्ति है इसमें यदि हम प्रकाश का वेग c का यहाँ पे भाग लगा देते हैं तो यहाँ से हमें तरंग संख्या का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ से म्यू बार का जो मान है वो इक्वल हमें प्राप्त होता है μ/c। और तरंग संख्या का जो मान है, इसका जो मान है वो हमें किस में प्राप्त होता है, सेमी इन्वर्स में इसका मान हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से म्यू बार हम निकाल सकते हैं, म्यू बार इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2πc √k/μ सेमी इन्वर्स। तो ये था आपका यहाँ से सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर सरल आवर्त दोलक।
अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सरल आवर्त दोलक। अब इसको आपको लिखने की बात आती है, आप इसको रिटर्न किस प्रकार से करोगे। तो इसको मैंने आपको समझा दिया है कौन सी इक्वेशन जो है किस प्रकार से यहाँ पे आती है। तो आप इस टॉपिक को जो मैंने समझाया था वहाँ से भी आप इसको रिटर्न कर सकते हो, और अगर वहाँ से आप इसको रिटर्न नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से आपको फर्स्टली ये वाला पेज जो है हेडिंग आपको यहाँ पे डालनी है, सरल आवर्त दोलक। हेडिंग डालने के पश्चात यहाँ से आपको सरल आवर्त दोलक हो गया, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ये वाला जो पेज है, फर्स्ट जो पेज है, ये आपको इसमें रिटर्न कर देना है। इसमें मैंने आपको समझा दिया है एक एक जो बात थी, हुक के नियम के अनुसार बताया था मैंने कि प्रत्यानंद जो बल होता है वो विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो फर्स्टली ये वाला पेज जो आपको है रिटर्न कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको ये वाला जो डायग्राम है ये इसमें आपको बना देना है। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर ये डायग्राम आपको ध्यान है, ये डायग्राम आपको अगर ध्यान है तो यहाँ से आप सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर है इसको आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और इस डायग्राम को मैंने आपको समझाया था साम्यावस्था। इसका जो द्रव्यमान है यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल m1 ले लेते हैं। इसका द्रव्यमान क्या ले लेते हैं, स्मॉल m2 ले लेते हैं। अब किस प्रकार से इसकी साम्यावस्था होती है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, प्रत्यानयन बल क्या होता है, तनन अवस्था क्या होती है, संपीड़न अवस्था क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। तो फर्स्टली ये वाला पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट इसके नीचे आपको ये वाला जो डायग्राम है इसके नीचे आपको मेंशन कर देना है। नेक्स्ट इसके बाद में ये इसमें रिटर्न करना है आपको कि द्वितीय परमाणु अणु होता है उसी प्रकार से जुड़े होते हैं जिस प्रकार दो गेंद जो होते हैं उनसे स्प्रिंग जुड़ी रहती है, हुक के नियम का पालन करते हैं, साम्य अवस्था से विस्थापित कर दिया जाता है, और प्रत्यानयन जो बल होता है इस प्रकार से कार्यरत रहता है जो स्प्रिंग को साम्य अवस्था में लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ये वाला पेज इसमें आपको इस डायग्राम के बाद रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट इसको आपको इसमें ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट में, F समानुपाती बताया था मैंने आपको, F समानुपाती होता है किसके होता है, -x के होता है। अर्थात प्रत्यानयन बल का जो मान होता है वो विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है, लेकिन इसकी जो दिशा होती है वो आपस में क्या होती है, अपोजिट होती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ से क्या लिखोगे, F = -kx। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर यहाँ से कौन सा हो गया, 2। तो यहाँ से ये हो गया साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है। हुक के नियमानुसार यहाँ से हमने क्या लिख दिया, F ∝ -x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। F = -kx, इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, यहाँ F क्या है, प्रत्यानयन बल है, रिस्टोरिंग फोर्स है, x यहाँ पे विस्थापन है, k यहाँ पे बल नियतांक है। और यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह मैंने क्यों उपयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की दिशा आपस में क्या है, विपरीत है। इसके बाद नेक्स्ट आप में यहाँ पे मैंने बताया था k क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग की कठोरता है, इसकी रासायनिक बंधन को दर्शाती है। अब इसको समझने के लिए हमने एक कंपन करता हुआ अणु लिया था जिसकी नाभिक आरी से यहाँ से किस में विस्थापित हो गई थी, नई स्थिति को ग्रहण कर लेती है। और यदि बंधित दोनों परमाणु हैं उनके जो द्रव्यमान हैं क्या क्या हैं, स्मॉल m1 और m2 हैं, तो इन पर जो कार्यरत बल हैं उनके मान यहाँ पे निम्न प्रकार से होते हैं। इसके बाद में आपको ये वाला जो इसका मैथमेटिकल पोर्शन है ये इसमें आपको लिख देना है।
दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मैंने समझा दिया था आपको। एक परमाणु पर कार्यरत बल, दूसरे परमाणु पर कार्यरत बल हम जानते हैं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R1 और R2 का मान रखने पर ये रखेंगे यहाँ से मान, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद में इसका जो मान है इक्वल हमें प्राप्त हो गया। नेक्स्ट समीकरण 7 और 8 से इक्वेशन 9 हमें प्राप्त हुआ, इक्वेशन 10 हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद आपको पता है रिड्यूस मास ये होता है म्यू इक्वल टू, इसलिए 9 और 10 को यहाँ से हमने किस प्रकार से रिटर्न कर दिया, इस प्रकार से रिटर्न कर दिया। और के बाई म्यू का जो मान है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, इसलिए ये इक्वेशन हो गया। यहाँ से हमने इसको इधर ले लिया तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू x। ये जो इक्वेशन है कौन सा इक्वेशन कहलाता है, सरल आवर्त दोलक का यहाँ पे इक्वेशन कहलाता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कंपन की आवृत्ति को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। इसके बाद ये इक्वेशन हो गया, इस मान को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। म्यू इक्वल टू हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 1/2 पाई रूट के बाई म्यू। और तरंग की कंपन की जो आवृत्ति है म्यू को तरंग की संख्या म्यू बार के रूप में हम लिख सकते हैं। और म्यू बार के रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो सी का क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। तो यहाँ से हमें जो तरंग संख्या का मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, म्यू बार इक्वल टू म्यू बाई सी। और इसका जो मान है वो हमें किस में प्राप्त होगा, सेम इनवर्स में इसका मान प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ से म्यू बार इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होता है, 1/2 पाई सी रूट के बाई म्यू सेम इनवर्स। एक बार दोबारा से आप इसको देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको इसको रिटर्न करना है। सबसे पहले ये वाला जो पेज है फर्स्ट पेज आपको ये रिटर्न करना है। नेक्स्ट इसके नीचे ये वाला डायग्राम बना देना है। नेक्स्ट ये वाला पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट इसके नीचे आपको लिखना है हुक के नियमानुसार, हुक के नियमानुसार इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वाला पेज रिटर्न करना है नेक्स्ट आपको। नेक्स्ट इसके बाद में ये वाला पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट इसके बाद में ये इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मेशन है ये आपको इसमें रिटर्न करना है। इसके बाद यहाँ से कंपन की जो आवृत्ति है उसके रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है। और लास्ट में किस रूप में यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तरंग संख्या जो होती है उसके रूप में इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर सरल आवर्त दोलक क्या होता है, किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि होती है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इसको तरंग संख्या के रूप में हम किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।